सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में समसामयिक और खास तौर पर आप श्रोताओं से जुड़े विषयों पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे विश्व धरोहर सप्ताह के बारे में। विश्व धरोहर सप्ताह 19 से 25 नवंबर तक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राज्य के अधीन संग्रहालय और स्मारकों में दर्शकों का प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। साथ ही संचालनालय पुरातत्व द्वारा विभिन्न आयोजन भी किए जा रहे हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री मनोज कुमार कुर्मी जी। आप अधीक्षण पुरातत्वविद भोपाल मंडल हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले मैं विश्व धरोहर सप्ताह की शुभकामनाएं सभी को देता हूं, सभी दर्शकों श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर, हमारा पहला सवाल यही है कि हम आखिर विश्व धरोहर सप्ताह क्यों मनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? विश्व धरोहर सप्ताह मनाने का मुख्य उद्देश्य है हम नई पीढ़ी में धरोहर के प्रति उन्हें जागरूक करें, उनमें चेतना जगाएं और धरोहर के प्रति लगाव महसूस करें, उन गौरवान्वित महसूस कराएं। यही मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल, आपने उद्देश्य बता दिया है कि हमारी नई पीढ़ी में हम अपने धरोहर को उनको अच्छे से समझा पाएं, वो इसके महत्व को समझें, इसलिए हम विश्व धरोहर सप्ताह मनाते हैं। सर, आपका विभाग किस तरह से नई पीढ़ी को इसके महत्व को अवगत कराने के लिए क्या क्या कार्य कर रहा है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपने छायाचित्र प्रदर्शनी के माध्यम से और विद्यार्थियों में स्पर्धाएं आयोजित करके निबंध स्पर्धा, रेखांकन स्पर्धा, प्रश्नोत्तरीय स्पर्धा इत्यादि के माध्यम से नवयुवकों को जोड़ रहा है। और इस बार हमने शिक्षकों को भी जोड़ा है। शिक्षकों के बीच भी हमने स्पर्धाएं आयोजित की हैं ताकि वो लोग कक्षा में जाकर विद्यार्थियों को भी बताएं और विरासत के बारे में अपने आप को जानकारी लें और लोगों को जागरूक करें। बिल्कुल। सर, जैसा कि आपने बताया कि शिक्षकों के लिए आयोजन किए जा रहे हैं ताकि शिक्षक जो है विद्यार्थियों में, छात्र छात्राओं में उन चीजों को स्प्रेड कर सके, पहुंचा सके, तो शिक्षकों में किस तरह की एक्टिविटीज कराई जा रही हैं? क्या कुछ खास किया जा रहा है इस बार? अभी शिक्षकों को हम लोग भीम बैठक लेके जाने वाले हैं। 25 शिक्षक चुने गए हैं उसमें से। उसके बाद हम भीम बैठक में उनका भ्रमण कराएंगे और ये बताएंगे कि आप जीवन चक्र के बारे में जाने, जीवन किस तरह से भीमबेटका में रहा है उसके बारे में अध्ययन करें और शाम को उस पर चर्चा करें। चर्चा पर चर्चा के माध्यम से हम लोग उस चीजों को आगे बढ़ाएंगे, फिर बाद में विद्यार्थियों को भी संदेश देंगे। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बात शिक्षकों की है कि 25 शिक्षकों का चुनाव हुआ है, तो किस बेसिस पे किया है? कौन कौन से शिक्षक इसमें भाग ले सकते थे ताकि अगली बार जब विश्व धरोहर सप्ताह हम मनाएं तो जो शिक्षक अभी नहीं भाग ले पाए हैं जानकारी के अभाव में या कोई भी कारण हो सकता है, तो वो इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाए? हमने नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के साथ सहयोग लिया है और उनने आंतरिक स्पर्धा आयोजित करके 25 लोगों को चयन किया। सभी के लिए खुली थी, किसी भी विषय का शिक्षक हो सबके लिए ओपन रही है और उसमें से 25 लोग चुने गए हैं। वो 25 लोग हमारे साथ भीमबेटका में भ्रमण करेंगे और जानकारी लेंगे, पुरातत्वविद के साथ रहेंगे, पुरातत्व के साथ सीखेंगे, समझेंगे, फिर वही जानकारी आगे प्रेषित करेंगे अपने विद्यार्थियों को। बिल्कुल। तो सर, क्या ये जो शिक्षकों का प्रशिक्षण शिविर कह सकते हैं इसको, क्या ये एक दिवसीय है या और भी? ये एक दिवसीय है और हम मध्य प्रदेश में अन्य जगहों पे भी कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वहाँ पर अलग अलग तरीके से लोग सहभागी बन रहे हैं। बिल्कुल। सर, यूनेस्को का क्या रोल होता है? यूनेस्को का बहुत बड़ा रोल है। यूनेस्को ने 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस घोषित किया था, तो उसी के अनुक्रम में भारत में ये महसूस किया गया कि अप्रैल के महीने में बच्चों की परीक्षाएं इत्यादि होती हैं, तो क्यों न हम पूरा एक सप्ताह मनाएं। तो उसी समय फिर बाद में सरकार ने तय किया कि हम 19 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में विश्व धरोहर सप्ताह मनाएंगे। उस सप्ताह के दौरान हम जन जागरण करेंगे, जन चेतना के माध्यम से नई पीढ़ी को हम धरोहर के प्रति जागरूक करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर, देखा जाए तो भारत में कुल कितने स्थल विश्व धरोहर में शामिल हैं? अब विश्व धरोहर स्थलों में संख्या 40 हो गई है जी। अभी धोलावीरा एक हरप्पन साइट है, ये शामिल हुई और रामप्पा मंदिर भी पिछले साल ही शामिल हुए हैं। 2 नए शामिल हुए हैं जो भारत की तरफ से। अब 40 की संख्या हो गई है। बिल्कुल सर, अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि यहाँ के कौन कौन से स्थल हैं जो विश्व धरोहर सूची में आते हैं। मध्य प्रदेश में सांची
और भीमबेटका और खजुराहो मंदिर समूह, ये 3 स्थल मध्य प्रदेश में हैं। और आप बात करें तो भारत के संदर्भ में बात करें तो अजंता एलोरा 83 में सबसे पहली बार शामिल हुए थे। साथ में ताजमहल और आगरा का फोर्ट, 4 स्मारक उस समय शामिल किए गए थे। इसके बाद हमारी संख्या बढ़ती गई और आज हम 40 स्मारक या स्थल हैं जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल हो चुके हैं। बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि बहुत गौरव की बात है कि हमारे 40 स्थल जो है यूनेस्को की सूची में शामिल हो चुके हैं। सर, अभी हाल ही में आपने कुछ जगह बताए हैं, मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोताओं को आप उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं और कौन कौन से प्रदेश के ऐसे स्थल हैं जो यूनेस्को की सूची में शामिल हो सकते हैं, जिनकी संभावनाएं जताई जा रही हैं। संभावना एक टेंटेटिव सूची, उसमें सभी प्रदेशों ने अपना प्रतिनिधित्व किया है। मध्य प्रदेश से भी मांडू शामिल हुआ था संभावित सूची में। अब इस बार हम प्रस्ताव बना रहे हैं तो मांडू भी आगे के लिए प्रस्तावित किया जाएगा कि इस सूची में अपना स्थान बनाए। बिल्कुल। और आपने पूछा कि नवीनतम धौलावीरा साइट है जो अभी शामिल हुई, 40वीं साइट। ये हड़प्पी स्थल है और बहुत ही अद्भुत है, 5000 साल पुरानी सभ्यता उसमें है। वहाँ का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी बहुत अद्भुत है। जी जी। आप साइट के बारे में जानते हैं तो वहाँ धौलावीरा साइट एक मनहर और एक मनसर, 2 नाले, उन दोनों नालों को जो बारिश का पानी, एक बूंद बूंद पानी वहाँ इकट्ठा करके इस सिस्टम से है कि पानी का सदुपयोग किया जाता था। वो एक अद्भुत है धौलावीरा के संदर्भ में। और हम लोग ही तो वहाँ ट्रेनिंग हुई, हम लोग को बहुत गौरवान्वित महसूस होता कि हमने वहाँ प्रशिक्षण लिया था और आज वो साइट विश्व धरोहर की सूची में शामिल हो। हमारे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है। उससे जुड़ा अगर कोई किस्सा हो तो आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कर सकते हैं, जो आपका प्रशिक्षण हुआ था। प्रशिक्षण मेरा 97 में हुआ था और हम लोग कैंप लगा कर रहते थे वहाँ। हमारे डॉक्टर आर.एस. बिष्ट जो निर्देशक थे, जिनके निर्देशन में हम सीख रहे थे, तो बिष्ट साहब हमें ले जाते थे साइट पे और सिखाते थे कैसे खुदाई करना है, कैसे देखना है। तो वहाँ बहुत सारे रिमेन्स दबे हुए थे। जब हम एक्सपोज कर रहे थे तो अचानक कोई चीजें निकलती थी, तो बहुत उत्साहित होते थे कि अरे ये क्या निकला। फिर हमारे डायरेक्टर महोदय हमको बताते थे, नहीं ये ऐसा रहा होगा, अभी इस रेंज में और आगे बढ़ो तो ये निकलेगा। तो हम लोग क्यूरियस, जिज्ञासु होते होते और बहुत एंजॉय करते थे कि अरे ऐसा निकल रहा है। और देखने की बहुत अच्छा, वहां पे एक साइन बोर्ड भी निकला है, 10 लेटर्स का है, हड़प्पी स्क्रिप्ट है। वो भी हमको दिखाया गया था कि मतलब हड़प्पन स्क्रिप्ट में 10 लेटर्स का सबसे बड़ा है। कहते हैं वो शायद बोर्ड रहा होगा या नगर का नाम हो सकता है। अभी हड़प्पी स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं गई है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ी नहीं गई, इसलिए कहा नहीं जब तक क्या लिखा है। लेकिन ये कल्पना है कि हाँ शायद बोर्ड रहा होगा। तो हमारे लिए मतलब इस तरह की चीजें देखना अपने आप में उनका साक्षी बनना बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल सर, आपने जैसे बोला कि मांडू को मध्य प्रदेश ने रिप्रेजेंट किया है कि उसको यूनेस्को की सूची में जोड़ा जाए, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे जो श्रोता हैं जो मांडू के बारे में नहीं जानते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे श्रोता हैं, घरेलू महिलाएं हैं, तो उनके मांडू की जो विशेषताएं हैं, चूंकि आपके माध्यम से मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं। मांडू में कई स्मारक हैं, स्मारक का समूह है। सबसे ज्यादा जहाज महल चर्चा में रहता है, जो दोनों तरफ पानी में जहाज, पानी के जहाज की कल्पना की गई है, तैरता हुआ दिखेगा आपको। ये अद्भुत रहता है, जो वहां जाएं उसको महसूस करें और अपने आप में मतलब ऐसा लगता है वहां जाके कि मतलब हम कहाँ आ गए, ऐसा मतलब पानी के बीच में अपने आप को पाते हैं उसमें। जी जी। है तो पानी के जहाज की जो कल्पना है उसमें साकार होती। और भी कई स्मारक हैं जो अच्छे हैं वहां पर। और अच्छा। रूपमती पवेलियन भी सुना होगा, वो भी बहुत अच्छा है और नर्मदा के किनारे है जस्ट। और वहाँ का सौंदर्य वातावरण भी बहुत अच्छा रहता है। कहते हैं कि बारिश के दिनों में मांडू सबसे खूबसूरत हो जाता है। वाकई बहुत खूबसूरत है और जो लोग जाना चाहें जरूर जाएं, एक बार तो मांडू जरूर दर्शन करें। मांडू के अलावा ओरछा भी अच्छा है और राष्ट्र ने उसका भी प्रपोजल तैयार किया है। जी। उनका प्रपोजल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास जमा हो गया है। अब उसमें क्राइटेरिया के हिसाब से यूनेस्को के जो मापदंड होते हैं उसके हिसाब से उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और कुछ आगे के वर्षों में देखेंगे कि हमारी संख्या और बढ़ जाती है। मध्य प्रदेश में भी विश्व धरोहर स्मारक सूची बढ़ने की संभावना है। बिल्कुल सर, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से और भी हमारे स्थल इतने खूबसूरत, मध्य प्रदेश वाकई बहुत खूबसूरत है और वो भी यूनेस्को की सूची में वो स्थल भी जुड़ जाएं, जिससे हमारे स्थलों की संख्या भी अधिक बढ़े। सर, बात आपने ओरछा की है, तो ओरछा की ऐसी कौन सी खासियतें हैं जो हमारे श्रोता नहीं जानते? मैं चाहूंगी कि आप उन्हें बताएं उसके बारे में।
उसकी खूबसूरती को आप अपनी जुबानी सुनाइए। आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है वहाँ का, जो मंदिर है, मंदिर वाकई बहुत अच्छे हैं और अलग शैली में है। उड़ीसा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, बहुत समूह अच्छा है और राम से भी जुड़ती हैं उसके। उड़ीसा राम दरबार भी है वहाँ पे, जो अयोध्या और उड़ीसा में एक संबंध है उस समय का, तो वो बहुत अच्छा समझ सकते हैं उसको। लोग देखने जाते हैं और लोग उससे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सर। तो सर जैसे कि आपने मांडू और ओरछा का बताया कि राज्य सरकार ने प्रपोजल तैयार किया है, तो इन दोनों को छोड़कर और भी ऐसे स्थल बहुत सारे हैं जिनके बारे में सरकार सोच रही हो कि आगे प्रपोजल बनाया जाए और इनको भी सूचीबद्ध करने के बारे में सोचा जाए। जबलपुर के निकट भेड़ा घाट है, उसके बारे में भी तैयारियां हैं, डॉजर बनाया जा रहा है। और बांधवगढ़ में भी संभावना, अभी हम लोगों ने सर्वे कराया था, जबलपुर की टीम ने उस पर काम किया, तो उसके भी आगे भविष्य में प्रस्तावित करने की तैयारी है। इसके अलावा ग्वालियर फोर्ट भी अच्छा है, उसके बारे में काम चल रहा है, जल्दी ही उसका भी राउजर बनाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर बात की जाए अगर नई पीढ़ी की, तो हम लोग सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से काफी विरासत हमें मिली है, तो कैसे हम अपनी आगे वाली पीढ़ी को वो सारी चीजें ट्रांसफर कर पाएं और उनको ऐतिहासिक महत्व को समझा पाएं, उसके लिए किस तरह से पुरातत्व विभाग काम कर रहा है? पुरातत्व विभाग, हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य शासन भी इस दिशा में काम कर रहा है। तो इसमें नई पीढ़ी को जोड़ने की हमारी महती जिम्मेदारी भी है और हमें नई पीढ़ी को साथ लेके चलना है, उनको सिखाना है और ये संदेश देना है कि ये विरासत जो धरोहर है ये आपकी अपनी है, ये आपके अपने ही पूर्वजों ने इसे बनाया है। आप श्रृंखलाबद्ध, आप पिता के पिता के पिता के पिता फिर जाइए तो आप पाएंगे कि वास्तव में हमारी कड़ियां बहुत पीछे तक जुड़ती हैं और बनाने वाले हम ही या हमारे ही श्रृंखला से हैं, यानी हमारे ही पूर्वज हैं। उस कड़ी में हम अपने आप को पाते हैं। जब हम ऐसा महसूस करेंगे कि हम उसी श्रृंखला से हैं तो हमारा जुड़ाव होने लगता है। जैसे जुड़ाव होता है तो हम उस चीज को अनुभव करने लगते हैं। ये महसूस करना ही, यही हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों को महसूस कराएं ये धरोहर जो है आपकी अपनी धरोहर है। इसलिए इसको जुड़ाव महसूस करें, इससे सीखें और इसको गर्व महसूस करें। बिल्कुल सर। विभाग जैसा कि आपने बताया टीचर्स को टीच कर रहा है, ऐसे स्थानों पे ले जा रहा है जिसके बारे में वो खुद समझें ताकि अपने विद्यार्थियों को भी ट्रांसफर कर सके वो सारी चीजें। तो और क्या एक्टिविटीज की जा रही है विभाग द्वारा? हमारी एक्टिविटीज लगातार जारी हैं। विभाग पूरे सप्ताह अलग अलग स्थानों पर, जैसे चंदेरी संग्रहालय में अभी आज भी कार्यक्रम चल रहा है, मंदसौर में कार्यक्रम हो रहा है, बुरहानपुर में कल हेरिटेज वॉक हुआ था, हम लोगों ने सांची में प्रदर्शनी लगाई है, यहाँ भोपाल में बिरला संग्रहालय में भी हमने एक सांची पर ही एक प्रदर्शनी लगाई हुई है, वो आगे चलती रहेगी। राज्य शासन ने यहाँ संग्रहालय में एक प्रदर्शनी लगाई हुई है, व्याख्यान भी किए थे। तो इस तरह से हम लोगों ने, राज्य शासन ने भी लगातार नई पीढ़ी को जागरूक करने के उद्देश्य से कई उपक्रम किए हैं, कई कार्यक्रम किए हैं और अभी करते जा रहे हैं। बिल्कुल सर। बात की आपने हेरिटेज वॉक की, आजकल युवाओं में भी हेरिटेज वॉक को लेकर काफी उत्साह रहता है। भोपाल में भी हेरिटेज वॉक अक्सर होती रहती है, देखा जाए तो गौहर महल है, गौहर महल से लेकर कमला पार्क होते हुए कई बार हेरिटेज वॉक निकाली जाती है। तो इनका कितना जो हमारी यंग पीढ़ी है उस पर महत्व बढ़ता है? यंग पीढ़ी उसमें जब वो हेरिटेज वॉक करती है तो हेरिटेज के आसपास ही चल रही होती है, तो उसको एहसास होने लगता है, हेरिटेज का महत्व उसे समझ में आता है। और घर से जब बाहर निकलते हैं तो एक सीखने की ललक पैदा होती है, सीखने की जिज्ञासा पैदा करना ही हमारा उद्देश्य होता है। सिर्फ वो उसके इम्पोर्टेंस को समझ जाए, उसके महत्व को समझे, हम धरोहर के प्रति उसका एक मान सम्मान पैदा हो, उसके दिल में एक ऐसा लगे कि हाँ ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एक नमन करने की इच्छा होने लगे। तो अपने आप ये हमारा यही उद्देश्य रहता है कि वो हेरिटेज के साथ अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे और गर्व से कहे कि हम इस विरासत के मालिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सर बहुत सारी एक्टिविटीज की जा रही हैं विभाग द्वारा, सरकार भी काफी कोशिश कर रही है। सर विरासत और जलवायु में अंतर संबंध क्या है, मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को समझाएं। इस वर्ष यूनेस्को ने जो थीम दी थी विरासत और जलवायु, जैसा अभी हमने भीमबेटका की बात की तो उसमें जीवन चक्र, भीमबेटका ऐसा स्थल है जिसमें सभी तरह के जीव जंतु भी मिलते हैं। इंसानी रहवास के तो
सबूत हैं ही, साथ में दूसरे प्राणियों के भी सबूत हैं। तो ये जीवन चक्र भीमबेटका जैसे स्थल में चल रहा है, तो ये जलवायु के साथ संबंधित है। जब जलवायु हमारे रहने के अनुकूल होती है तो हम वहाँ रहते हैं, जब जलवायु अनुकूल नहीं रहती तो हम पलायन कर जाते हैं। जैसे सभ्यताएं पलायन करती हैं तो जलवायु परिवर्तन के कारण ही सभ्यताएं वहाँ चली जाती हैं जहाँ उनके लिए अनुकूल जलवायु होती है। तो जलवायु की अनुकूलता हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रखती है, और यही अंतर संबंध है विरासत जलवायु के बीच में। जहाँ जलवायु हमारे लिए अनुकूल है वहाँ हेरिटेज अधिक है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर, सांची, खजुराहो और भीमबेटका, उनका अपना ही सार्वभौमिक महत्व है। तो ऐसे और कौन कौन से अपने स्थल हैं जो आगे चल के भविष्य में इतने ही सार्वभौमिक घोषित हो सकते हैं? मांडू का बताया आपको, ओरछा बताया, ग्वालियर फोर्ट और जबलपुर का भेड़ा घाट भी इस सूची में शामिल होगा। कुछ और भी नैसर्गिक स्थल हैं जो इस सूची में जगह बना सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत सारी चीजें तो हमने सरकार के बारे में, पुरातत्व विभाग के बारे में बात की है। आम जन से क्या उम्मीद की जाती है कि वो किस तरह से इसमें अपनी सहभागिता दिखाएं? जैसा कि आपने बताया कि 25 नवंबर तक, 19 से 25 नवंबर तक हम धरोहर सप्ताह मना रहे हैं। इस दौरान बहुत सारी प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। आपने बताया कि चंदेरी में भी हो रही है, मंदसौर में भी हो रही है, भोपाल में भी है, संग्रहालय में भी जो टिकट हैं वो निःशुल्क किए गए हैं ताकि आमजन अच्छे से आए और उनको विजिट कर सके। किस तरह का इन सब गतिविधियों से आउटकम आता है? पहले तो मैं बता दूं कि आम जनता को कैसे जोड़ना। आम जनता को विरासत के प्रति लगाव रखते हुए जोड़ना है। हम सभी सरकारी संसाधनों की, एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि आम जनता को जागरूक करें और संग्रहालय तक उनको लाएं, उनको रास्ता दिखाएं, वो संग्रहालय आना पसंद करें, फिर वहां से वो सीख के जाएं। कई चीजें होती हैं हम लोग समझते नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे मॉन्यूमेंट के अलावा भी कुछ ऐसे हेरिटेज होते हैं जो हम पीढ़ियों दर पीढ़ी आगे ले जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जब कोई बहू घर में आती है तो सास उसको कुछ, चाहे ज्वेलरी या कुछ चीजें सौंपती है। बिल्कुल। और वो चीजें होती हैं जो उसे अपनी सास से मिली थी। बिल्कुल। तो सास बहू को देती, फिर बहू जब सास बनेगी फिर अपनी बहू को देती। ये परंपरा सदियों चली आ रही। उसके साथ साथ कुछ चीजें, चाहे ज्वेलरी हो या कुछ वस्तुएं जो पुरानी हैं, वो हमें आगे तक जाती रहती हैं। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो पारंपरिक रूप से हम विरासत को ले जा रहे हैं, उसी तरह हम लोग की भी जिम्मेदारी है कि और भी चीजें जो भौतिक साक्ष्य हैं, जो बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े किले, बड़े बड़े महल हैं, तो इनको भी अगली पीढ़ी तक दिखाना है। जी। तो अब आम जनता की जिम्मेदारी हमारी ये है कि जो हम आज देख पा रहे हैं, जो महल, जो स्मारक आज हम देख पा रहे हैं, भविष्य में हमारी नई नस्लें, नई पीढ़ी, नई लोग, आगे जो जन्मने वाले हैं, आगे जन्म लेने वाले लोग भी इन सब चीजों को देख पाए। उसके लिए हमारा विभाग काम कर रहा है, और भावी पीढ़ी के लिए ये विरासत बची रहे, उसको बचाए रखने की चुनौती हमारा विभाग स्वीकार करता है, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। सभी सरकारों के साथ मिलकर हम विरासत को बचा रहे और नई पीढ़ी को एज इट इज जैसा हमें मिला है वैसे ही सौंपने की तैयारी कर रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमारी विरासत चलती रहे। जो हम देख पा रहे हैं, हमारी पीढ़ियां भी उनसे रूबरू हों, उनको देखें। ये हमारा संदेश है एक तरह से। बिल्कुल। भोपाल में भी अगर बात की जाए ट्राइबल म्यूजियम की, काफी खूबसूरत बनाया गया है। बहुत सही। जी। तो जो भी अभिभावक हैं तो उनसे भी हमारी यही अपील है कि वो भी इन सब जगहों पर अपने बच्चों को लेकर जाएं, ताकि वो भी अपना धीरे धीरे जुड़ाव महसूस कर सके और अपनी जो हमें इतना रिच कल्चर मिला है उसे एक्सेप्ट कर पाएं। सर, भोपाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर भोपाल बहुत अच्छा शहर है। अभी आपने ट्राइबल म्यूजियम की बात की, उसमें जनजाति समूह का पूरा एक कैसे जीवन चक्र है वो दिखाया गया है। हाँ। तो जरूर वहां जाएं और देखें कि आदिम मानव कैसे रहता, कैसे उसका विकास हुआ और कैसी उसकी संस्कृति है। जो इंडिजिनियस कल्चर है वो यहाँ देखने को मिलता है। उसमें कोई मिलावट नहीं, उसका नैसर्गिक अपना अनोखा ठेठ देशी अंदाज कहते हैं जिसको, वो देखने को मिलता है। और देख के आप खुश होंगे। और अच्छे से बनाया भी गया, संग्रहालय में बहुत सारे सलीके से रखा गया। जरूर हम लोग उसमें जाएं और देखें, अपने आप को उससे जुड़ाव महसूस करें। और भीमबेटका की बात लगातार कर रहा हूं, तो भीमबेटका अपने आप में ऐसा विश्व धरोहर स्थल है जिसमें प्रागैतिहासिक काल से लेके अभी तक के जीवन के सबूत मिलते रहे, मानव जीवन के सबूत। तो पूरी दुनिया में ये एक अकेली ऐसी साइट है जिसमें इतने लंबे अंतराल, लंबे
समय तक जीवन का अस्तित्व रहा है, उसके सबूत हमें मिले हैं। ये भोपाल के लिए बहुत गर्व की बात है कि भीमबेटका जैसा साइट यहाँ पर है। हाँ बिल्कुल, वाकई आपने एकदम सही और कहा है। सांची भी बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। सांची में जो बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में सांची से ही महेंद्र और संघमित्रा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजे गए थे। जी। तो ये एक ऐसा स्थल है जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित होने की बातें मिलती हैं। बिल्कुल, अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे श्रीलंकन्स जो हैं वो सांची आते हैं दर्शन करने के लिए। सिंगल द्वीप से उस समय का संबंध है और ये लगातार अभी तक बरकरार है। और अभी 27 तारीख को हम लोग सांची महोत्सव में देखेंगे किस तरह से श्रीलंका के डेलीगेट्स आते हैं और लोग उस महोत्सव में शामिल होते हैं। बिल्कुल, तो सर किस तरह चल रही है सांची महोत्सव की तैयारियां? अच्छी तैयारियां हैं और लोग इस बार क्या कुछ खास देखने को मिलेगा वहाँ पर? जो बुद्धिस्ट रेलिक्स जो निकली थी तो इस बार रत्न मंजूषा जिसको कहते हैं वो दिखाई जाएगी। हर बार दिखाते थे, इस बार भी दिखाई जाएगी। संडे को। सर कब से कब तक है सांची महोत्सव? 27 तारीख, 26-27 को है। 27 तारीख को हम लोग नवंबर में ही? हाँ, इसी महीने। जी जी, इसी महीने 27 तारीख से चल रहा सांची महोत्सव। तो उम्मीद करेंगे जो भी हमारे श्रोता हैं आसपास के वहाँ पहुंचे और अपनी ऐतिहासिक विरासत को देखें और उसे गर्व महसूस करें। सर सांची महोत्सव में सभी को जाना चाहिए और सभी लोगों ने सांची के तोरण द्वार देखे होंगे। चारों तरफ 4 तोरण द्वार हैं। तोरण द्वार में बहुत सारी कथाएं, जातक कथाएं और बुद्ध के जीवन से बहुत सारी घटनाएं उसमें रेखांकित चित्रित की गई हैं स्कल्पचर आर्ट में। तो जो आप देखेंगे कि किस तरह से जातक कथाओं का सजीव चित्रण है जी, वो सजीवता आपको वहाँ देखने मिलती है। बहुत सारी कहानियां, जातक कथाएं सुना, जैसे मान लो आपको महामाया स्वप्नम देवी की बात करें तो महामाया देवी जब बुद्ध गर्भ में थे तब उन्हें स्वप्न देखा कि उनके स्वप्न में सफेद हाथी आया। फिर उसकी चर्चा उन्हें सुबह राजसभा में दरबार में की। तो असित नाम के ज्योतिषी ने बताया कि ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, यदि बाहर जाएगा तो सन्यासी बनेगा, घर के अंदर रहेगा तो ऐसा बताया। भविष्यवाणी बाद में सही भी हुई। तो उस कथानक को उन्हें बिल्कुल सजीव चित्रण किया है और भी कई चीजें हैं, बिल्कुल सजीवता दिखाई। तो जब जाएं तो तोरण द्वार के दोनों तरफ जरूर देखें, वहां रुकें। उत्तरी तोरण, पश्चिमी तोरण, दक्षिणी तोरण या पूर्वी तोरण में हर तोरण में कहानियां हैं बहुत सारी। एक किताब की तरह इंसाइक्लोपीडिया आप ऐसा समझे। तो तोरण द्वार जरूर देखें। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है कि इस सांची के जो तोरण द्वार हैं उनको अच्छे से देखिए और उनको समझने की कोशिश करें। उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता जरूर आपकी बात को समझेंगे और अगली बार जाएंगे तो जितने भी 4 तोरण द्वार हैं उनको जरूर ध्यान से देखेंगे। तो सांची की और क्या खासियत है? सांची की खासियत वहाँ का लैंडस्केप भी है। उस जगह का चुनाव करना कि स्तूप यहाँ बनाएंगे तो अपने आप में अद्भुत है। आप चारों तरफ देखें तो पहाड़ी के बीच में किस तरह के स्तूप को बनाया गया है, जो बड़ा स्तूप। उसके बाद में और भी कई स्तूप हैं, वहाँ वोटिव स्तूप भी हैं। मनोती स्तूप, कोई काम किसी को पूरा हो जाता है तो मनोती के रूप में भी स्तूप बनाते हैं। तो छोटे छोटे स्तूप भी हैं और देवी का स्तूप भी, यानी सम्राट अशोक की पत्नी देवी का एक स्तूप वहाँ पर है और वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वो उसमें भी जो कहानियां और लिखी चित्रित की गई हैं स्कल्पचर में, वो बहुत सुंदर है जी और प्रारंभिक स्तर की हैं। जब आर्ट हमारी डेवलप हो रही थी तो शुरुआती कला का क्षेत्र है वो। बिल्कुल सर। सर आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो लोग अपनी विरासत से जुड़ें और जहाँ कहीं भी रहते हैं अपने आसपास देखें कि हमारे पास पुरानी चीजें क्या हैं। उन पुरानी चीजों को, पुराने महल को, पुराने विरासत संबंधी चाहे मंदिर हो या कोई और स्मारक वस्तु है, उसे देखें और उसे अपने आप को जोड़ें। सीधा ये जोड़ें कि ये हमारी है। जैसे इस बात का बोध होगा ये हमारे पूर्वजों की है, यानी हमारा जुड़ाव कहीं न कहीं उससे है, तो उसके प्रति अलग से श्रद्धा भाव जाग जाता है। फिर उसमें आदर आने लगता है और उसको एक नमन करने की वो होने लगती, इच्छा होने लगती है। तो इस तरह से हम एक सम्मान देते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और संदेश देना शुरू करते हैं कि हाँ, इसको खराब नहीं करना है, इसको हमेशा जैसा है उसको बरकरार रखना है।
ये भाव पैदा होने लगता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही कि अगर आप उसको अपना समझेंगे तो फिर संरक्षित करने की भावना स्वतः ही जागृत हो जाती है। तो हमारी युवा पीढ़ी से भी यही अपील है कि वो भी ऐसी जगहों पर जरूर जाएं और अपने इतने रिच कल्चर को समझें, अपने ऐतिहासिक विरासत को देखें और आगे से आगे एक दूसरे तक बढ़ाते रहें। सर, आप कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। मैं एक संदेश देता हूँ कि हमारे विभाग का उद्घोष वाक्य है, प्रत्न कीर्तिम अपव्रणु, अपने अतीत के गौरव को उजागर करो। उजागर करने के साथ साथ हमें उसे स्थापित भी करना है और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है। बिल्कुल। तो हमारा विभाग उसे बरकरार रखने के लिए, उसे उसी स्वरूप में बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। फिर से एक बार सभी को शुभकामनाएं, विश्व धरोहर सप्ताह की शुभकामनाएं और सांची महोत्सव में जरूर आएं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर। और इसी के साथ कार्यक्रम सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार। सुर्खियों में